जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, श्रीमान अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा बाकलीवाल, इंदौर। एक बार जोरदार करतोतली से सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जोरदार करतोतली से उनका अभिवादन करेंगे और इनके सम्मान के लिए बड़े आदर से आमंत्रित करूंगा इंदर जी सेठी और मनीष जी बुलार आए और आदरणीय श्री अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा बाकलीवाल, जिन्होंने निर्माण मित्र के माध्यम से आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान करें। श्रीमान अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा जी बाकलीवाल, सम्मान करने के लिए जिनका नाम मंच से उच्चारित किया जा रहा है वो पहाड़िया, श्री प्रवीण जी, श्रीमती सोनल जी पहाड़िया, कुमारी मोक्षा जैन, वाणी जैन, इंदौर। जोरदार करतोतली के माध्यम से इनका अभिवादन करें और इनके सम्मान के लिए बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित करूंगा। पर वीडियोस बनाती हूँ, मैंने YouTube पर सिखाया है भक्तावर, पर बहुत लोग ने मुझे बोला कि अभी आप छोटे हो, नज़र लग जाती है, ये उचित नहीं है और मुझे धार्मिक वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट है, तो ये बनाना चाहिए या नहीं? देखो, प्रोत्साहन की दृष्टि से मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा बनाना चाहिए, लेकिन यदि गहराई की दृष्टि से विचार किया जाए तो तुम जैसे अध्ययनशील बच्चों को अभी इस तरह के कार्यों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसमें लगोगे, एप्रिसिएशन मिलेगा तो आदत बन जाएगी कि काम रुक जाएगा, समझिए। तो इसलिए अपनी प्रतिभा को निखारो। अभी तुम्हारे पढ़ने सीखने का समय है, दूसरों को सिखाने की उम्र नहीं है, समझिए। तो इसलिए अभी चाहिए कि हम ये सब चीज़ें औरों को फैलाने की जगह खुद को पक्का बनाएं और जब खाने में समर्थ हो। इसमें ये होता है कि अगर आपके और सामने वाले की विचारधाराएं मिलती नहीं है या आप जो सही समझते हैं वो उन्हें गलत समझते हैं, तो आपको उनके सोशल सर्कल से बाहर निकाल दिया जाता है ये कह करके कि ये तो वैसे है ही नहीं जैसे हम हैं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सही है? अगर कोई की विचारधारा किसी से नहीं मिलती, वो व्यक्ति खुद दूर हो जाता है तो कोई बुराई नहीं, बल्कि हमारे यहाँ यही कहा गया माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे विचारों में न ढले, हम उसको बहिष्कृत करें, ये बात ठीक है। हालांकि हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम खुद ही दूरी बना लें ताकि हम उनके बहाव में बहे नहीं, उससे बचें। महाराज जी, भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र करने का उपक्रम है। महाराज जी, आजकल की जनरेशन को हर बात का लॉजिकल रीज़न चाहिए। भावना योग का लॉजिकल रीज़न क्या है? क्या भावना योग करने से हमारे मस्तिष्क से इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं, उसमें पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं, या मस्तिष्क से निकलने वाले केमिकल में पॉजिटिव फर्क पड़ता है, या हमारी भावनाएं परिवर्तित होती है? और एक बात ये भी है कि जो होना है वो निश्चित है, तो जिनके जीवन में कुछ फर्क पड़ा उनको भावना योग निमित्त बना या फिर? बहुत अच्छी बात है। भावना योग पर मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला और भावना योग पूरी तरह साइंटिफिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। आज विज्ञान इस बात को अच्छी तरह से मानता है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हमारे जीवन को वैसा बना देता है। तो भावनाओं से हमारा मन प्रभावित होता है, भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभावित होने से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है और उससे हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज होते हैं, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक बनता है। इसलिए जो लोग भावना योग करते हैं उन पर उसका गहरा प्रभाव दिखता है और वे उससे लाभान्वित भी होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए हमें इस पर नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए और उसके लिए सतत प्रयास भी करना चाहिए। और क्या पूछा आपने?
ये बात ये हाँ, जो होना है सो निश्चित है। अगर यही सवाल है तो आपका प्रश्न पूछना भी निश्चित है और मेरा उत्तर देना भी निश्चित है। इसलिए फिर तो एक ही सवाल, एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। इस तरह का सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात सही है कि सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त भी काम करता है। हम जैसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि जो होना है सो निश्चित है। हमारे यहाँ कहा गया कारण कमानुकम विधायित्वात् कार्य कमानुकमस्य। कार्य का कमानुकम कारण के कमानुकम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को बहुत आनंद से सुन रही हैं, लेकिन इस समय आपके अंदर बहुत सारी योग्यता है। अभी आप पर मैं कोई आक्षेप लगा दो चौंक जाएंगे, आप पर आरोप लगा दो तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप चिंतित हो जाओगे, चकित हो जाओगे, कोई गंभीर बात बता दूं तो आप गंभीर हो जाओगे, कोई जोक सुना दूं तो आप खिलखिला जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर है और निकलेगी कौन सी? जैसा सामने निमित्त आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जैन दर्शन ऐसे कारण कार्य व्यवस्था को मानता है। जो होना है सो होगा, ऐसा जैन धर्म की मान्यता नहीं। निरस्ता से ग्रस्त पाते हैं। जब भी हमारा अपनी छवि को और निहार सकते हैं और हम अपने उम्मीदवारों का चयन करने में भी बहुत पीछे रहते हैं। हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी हमारा कोई वर्चस्व राजनीति में नजर आएगा। आपका प्रस्ताव बहुत उचित है और ये तभी संभव होगा जब जैनी लोग आपस की राजनीति बंद करें। हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सारी शक्ति आपसी खींचातानी में ही खत्म हो जाती है। हम समाज की प्रतिभाओं को पहचानने में पीछे रह जाते हैं और यदि कोई प्रतिभा है तो उसे आगे बढ़ाने में बहुत संकोच करते हैं। हमें चाहिए वजूद को कायम करना है तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित करके उन्हें आगे बढ़ाएं और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का पूर्ण परिचय दें, तब हम ऐसा काम कर सकते। से हमें गुणायतन तीर्थ का ट्रस्टी बनाने का सौभाग्य दिया है। गुणायतन से जुड़ने पर मेरे और मेरे परिवार के जीवन में निश्चित ही निरंतर धर्म वृद्धि होगी। तो गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि गुणायतन के प्रति एक ट्रस्टी के रूप में हमारी क्या जवाबदारी बनती है और हमें ऐसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को गुणायतन के अभियान से जोड़ें ताकि सभी युवाओं में जिज्ञासा रहे और सब आगे से आगे बढ़कर गुणायतन से जुड़े। बहुत अच्छी बात। आपके हृदय में ऐसा अनुराग होना चाहिए, साधन में वात्सल्य की ललक जगनी चाहिए। अगर ये भाव आपके मन में जग गया तो ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे हतोत्साहित न हो। आप अब इस अभियान के तहत ऑर्गेनाइज तरीके से करें, ट्रांसपेरेंसी रख करके अगर ऐसा कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे से अच्छा आएगा। और मैं पुनः सभी से कहता हूं कि आपको इस तरह के कार्य करना चाहिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह के कार्य में बहुत उदारता से अपना योगदान देते हैं। हमें ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे कार्य करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में अर्थाभाव के पीछे कोई भी धर्म विमुख ना हो। हम उन्हें हर अर्थ में समर्थ बनाने की कोशिश करें। होगी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। महर्षि, एक समय था जब अंग्रेजों के शासनकाल में आयुर्वेद का पतन हुआ था और आज वही यह एक समय आ रहा है जब अंग्रेज खुद आयुर्वेद का लोहा मान रहे हैं, जो कि यह साबित कर रहा है कि आने वाला समय आयुर्वेद का होगा। महर्षि आचार्य महाराज ने आयुर्वेद के प्रति अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप पूर्णायु और शांति धारा जैसे प्रकल्प आज कार्य कर रहे हैं। तो महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य महाराज दूरदृष्टा थे या भविष्य दृष्टा? वो दूर, उन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन को देखा और उसी आज आयुर्वेद का लोहा ब्रिटिश लोग भी मान रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसे जगत व्यापी बनाएं और अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्प्रतिष्ठित करने में अपना तन मन धन सभी लगाएं। कुछ अलग हटके हैं। बच्चे फॉरेन तो जा रहे हैं और उन्हें जाने से रोकना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी मानसिक और शारीरिक विकास का फर्क पड़ता है। पर यदि हम चाहते हैं कि वहाँ जाने वाले बच्चों को
कुछ ऐसे छोटे 2 नियम दिला दिए जाए ताकि वो हमारी संस्कृति को वहाँ भी गौरवान्वित कर सके। तो ऐसे छोटे छोटे 2 नियम जो उनको भी भार नहीं लगे और परिवार को भी भार नहीं लगे, ऐसे 2 छोटे नियम बच्चों को हम दिलाएं ताकि वो हमारी संस्कृति जो भी नियम दिलाता और 7 नियम उनके जीवन के सुरक्षा कवच बन जाते हैं। ऐसे नियम जिन्हें बहुत आसानी से निभा सके और अपने जैनत्व की कसौटी में खरा उतर सके, वो नियम मैं सबको दिलाता हूँ कि मत जीवन पर्यंत किसी प्रकार का नशा नहीं करना, कभी किसी प्रकार से नॉनवेज नहीं खाना, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखना, विवाह माँ बाप की सहमति से सजाती बंधुओं में करना, दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखना, गलतियों को माँ बाप से न छिपाना और कभी सुसाइड नहीं करना। ये 7 नियम अगर बच्चे ले लें तो उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपने 2 नियम बोला तो मैं उनसे 2 नियम में भी राजी हो जाता हूँ। उनसे एकता ही 2 संकल्प लेना कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जैनत्व खंडित हो और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जीवन कलंकित हो। बस ये 2 संकल्प ले लो। जैनत्व खंडित ना हो और जीवन कलंकित ना हो, ये संकल्प लोगे सुरक्षित रहो। सांस्कृतिक निष्ठा, पहली बात सांस्कृतिक निष्ठा, दूसरी बात सद्भाव और तीसरी बात संवेदनशीलता। ये तीनों बातें बचपन से युवाओं में भर दें तो उनके अंदर इस तरह की बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो पैसे को उतना ही महत्व देंगे जितना देना है। हमें ये मान करके चलना चाहिए कि पैसा जीवन में बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। वो जीवन के निर्वाह का साधन है, साधन है। मानते हैं आज के सारे सामाजिक मूल्य पैसों पर केंद्रित हो गए हैं, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर हम बच्चों के हृदय में बचपन से ही ये बात बिठाल दें और उनके अंदर अध्यात्म की भावना जगा दें, सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट कर दें तो